नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान कांग्रेस में बीते साल अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच मचे घमासान के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के 2 कथित ऑडियो टेप सामने आए थे। राजस्थान पुलिस ने इस मामले में शेखावत से पूछताछ भी की थी। अब जयपुर की चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने बुधवार को निर्देश दिया है कि शेखावत और संजय जैन की आवाज़ का सैंपल लिया जाए। अदालत ने यह निर्देश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया है। बता दें, कांग्रेस ने तब आरोप लगाया था कि कथित ऑडियो टेप में गजेंद्र सिंह शेखावत, भंवरलाल शर्मा और बीजेपी नेता संजय जैन के बीच बातचीत हो रही है और बातचीत के दौरान पैसे के लेन देन को लेकर और विधायकों की खरीद फरोख्त कर गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के समर्थक और चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा तो एक बार फिर से दिल्ली जाएंगे। पायलट समर्थक विधायक बोले कि जिस तरह से बारिश नहीं होने पर किसान या तो उम्मीद लगाए रहता है या आत्महत्या कर लेता है, तो हम आत्महत्या तो पहले ही कर चुके हैं। बता दें, पिछले साल पायलट समर्थक विधायकों के कारण राजस्थान में राजनीतिक संकट आ गया था, क्योंकि पायलट समर्थक 18 विधायकों ने हरियाणा के मानेसर में करीब 1 महीने के लिए डेरा डाल लिया था। मानेसर जाने को लेकर सोलंकी ने कहा कि दिल्ली या मानेसर जाने का उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि यदि यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो वापस दिल्ली जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी आलाकमान को अपनी बात बताना आत्महत्या है तो ये आत्महत्या फिर से की जाएगी। ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि वो नए आईटी नियमों के अनुसार रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति अगले 8 हफ्तों में कर पाएगा। ट्विटर ने नए आईटी नियमों पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि वो भारत में एक संपर्क ऑफिस स्थापित करने की प्रक्रिया में है। ब्रिटिश ऊर्जा कंपनी केन एनर्जी और भारत सरकार के बीच बकाया टैक्स को लेकर पहले से चल रहा विवाद और गहरा हो गया है। भारत को एक जोरदार झटका तब लगा जब एक फ्रांसीसी अदालत ने केन एनर्जी को विदेशों में स्थित भारत की 20 संपत्तियों पर कब्जा कर लेने की इजाजत दे दी। फ्रांस की अदालत ने 11 जून को केन एनर्जी को भारत सरकार की संपत्तियों के अधिग्रहण का आदेश दिया था, जिनमें ज्यादातर फ्लैट शामिल थे। इससे जुड़ी कानूनी प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई। दरअसल इसके पहले आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल यानी मध्यस्थता पंचायत ने दिसंबर में भारत सरकार को आदेश दिया था कि वह केन एनर्जी को 1.7 अरब डॉलर से अधिक का ब्याज और जुर्माना चुकाए। भारत सरकार ने इस आदेश को खारिज कर दिया था। इसके बाद केन एनर्जी ने भारत सरकार की संपत्ति को जब्त कर बकाया रकम की वसूली के लिए विदेशों में कई न्यायालयों में अपील की थी। पेट्रोल और डीजल पर आम आदमी को बिल्कुल भी राहत देने के मूड में सरकार नहीं है। यही कारण है कि साल भर से अधिक समय हो गया है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और नतीजा ये हुआ है कि पेट्रोल 100 के पार बिक रहा है। आज भी पेट्रोल में 35 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है और डीजल की कीमत में 0.09 पैसे की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं और डीजल के दाम भी 89 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर हैं। मुंबई में पेट्रोल 106 रुपये 59 पैसे बिक रहा है तो डीजल 97 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। ऐसा हाल बाकी शहरों का भी है। सुल्ली फॉर सेल नामक एक ओपन सोर्स वेबसाइट बनाई गई, जिस पर मुसलमान महिलाओं के ट्विटर हैंडल से जानकारियां और तस्वीरें निकाल कर डाली गईं और इन्हें सार्वजनिक तौर पर नीलाम किया गया, जिसे सुल्ली डील कहा गया। हालांकि शिकायत के बाद ये वेबसाइट बंद कर दी गई और फिलहाल इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता है। पर सुल्ली फॉर सेल और सुल्ली डील के जरिए मुसलमान महिला पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, कलाकारों और शोधार्थियों को निशाना बनाया गया है। उन्हें इसके जरिए ट्रोल किया गया है। उनकी तस्वीरें नीलाम की गई हैं, ट्विटर हैंडल व दूसरी निजी जानकारियां सार्वजनिक की गई हैं और उनके लिए सुल्ली जैसे अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया। ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को इस पर एक नोटिस जारी किया। उन्होंने इसे एक गंभीर साइबर अपराध करार दिया और कहा कि कुछ मुस्लिम महिलाओं की अनुमति के बगैर ही उनकी तस्वीरें और निजी जानकारियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाकर इस पर साझा की गई हैं, जो गलत व गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस के साथ ही मुंबई पुलिस ने भी इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। सुल्ली फॉर सेल के जरिए प्रताड़ित हुई मुंबई के रहने वाली फातिमा ने 5 जुलाई को साकिनाका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद अब मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, जबकि मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव को रेल व आईटी मंत्रालय, पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय, किरण रिजिजू को संस्कृति व कानून मंत्रालय व स्मृति ईरानी को महिला व बाल विकास मंत्रालय दिया गया है।
नारायण राणे को सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैबिनेट में बदलाव के बाद अब धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री होंगे और उनके पास कौशल विकास का भी प्रभार होगा। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया है, उनके पास शहरी विकास मंत्रालय भी बना रहेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाए जाने को लेकर सवाल का जवाब देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आपको सच में लगता है कि बीजेपी शासन के बारे में गंभीर है। पीएम मोदी पर हमला करते हुए ममता ने कहा कि कोविड पर सभी बैठकों की अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री ने की थी, अब वे स्वास्थ्य मंत्री को बलि का बकरा बना रहे हैं। ममता ने कहा कि अगर वो गंभीर होते तो कोविड की दूसरी लहर आती ही नहीं। मोदी कैबिनेट विस्तार में उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखा गया है। यूपी से 7 सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। जातीय गणित को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट विस्तार में यूपी से 3 दलित, 3 ओबीसी और 1 ब्राह्मण समुदाय को जगह दी गई। जिन 7 सांसदों को कैबिनेट में जगह मिली है उनमें पंकज चौधरी, भानु प्रताप वर्मा, BL वर्मा, कौशल किशोर, SP सिंह बघेल और अजय मिश्र हैं। इसके अलावा अपना दल से अनुप्रिया पटेल को भी मौका दिया गया है। पंजाब कांग्रेस में जारी भीतरी जंग के बीच अमरिंदर सिंह ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात की है, जिसके बाद अटकलें तेज हो गई हैं। उन्होंने यह मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के एक दिन बाद यानी 7 जुलाई को की। बता दें, प्रशांत किशोर को अमरिंदर सिंह का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया था। वहीं राज्य में सिद्धू बनाम कैप्टन की जंग में अभी भी तलवारें खींची हुई हैं। हालांकि अमरिंदर सिंह कह चुके हैं कि जो भी पार्टी आलाकमान कहेगा वो करेंगे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का गुरुवार तड़के निधन हो गया। वे 87 साल के थे। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें सोमवार को दिल का दौरा पड़ा था और उनकी हालत नाजुक थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।